So, after spending 2 beautiful days in the mountains, I am finally back to my normal routine. मेरे लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं जियोग्राफी में हिल स्टेशंस के बारे में पढ़ रही थी और अचानक से मेरा मन कर गया कि मैं शिमला का टिकट बुक करूं और निकल पड़ूं। तो मैं निकल गई थी अपने सोलो ट्रिप। मुझे 1 दिन हो चुका है ट्रिप से आने के बाद। मैंने 1 दिन का रेस्ट लिया और उसके बाद आज से मैं पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रिप अपनी जगह है और प्रिपरेशन अपनी जगह। यूपीएससी प्रिपरेशन में हम ज्यादा लंबे टाइम तक ब्रेक अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे पहले सुबह उठकर मैंने अपना बेड बनाया। उसके बाद मैंने अपना बेसिक मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट किया, ब्रशिंग किया, प्रॉपर्ली टंग क्लीन किया, फेस वॉश किया और धीरे धीरे मैं अपने स्टडी सेशन के लिए रेडी हो रही थी। बट देन आई रियलाइज्ड, वेट, मेरा रूम तो इतना मेसी है। ट्रिप से वापस आने के बाद लिटरली चीजें इधर उधर पड़ी हुई थी। सो बिफोर स्टार्टिंग माई स्टडीज आई डिसाइडेड कि पहले अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने झाड़ू लगाया और इतना ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स निकला ना, मैं क्या ही बताऊं। रूम क्लीन करने के बाद मैं अपने स्टडी टेबल पर आई, बट ऑब्वियसली मेरा स्टडी टेबल भी परफेक्टली ऑर्गेनाइज नहीं था। बुक्स, नोट्स और बाकी चीजें रैंडमली रखी हुई थी। तो मैंने पहले सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, अपनी जगह पर रखा एंड फाइनली आई वाज रेडी टू स्टार्ट माय स्टडी सेशन। एंड गेस व्हाट, आई स्टार्टेड विद जियोग्राफी टुडे। और आज मैंने वो रिस्क नहीं लिया जो हिस्ट्री मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट कर लिया था। मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, तो मैंने आज जियोग्राफी से स्टार्ट किया। और ऑनेस्टली शिमला से वापस आने के बाद जियोग्राफी पढ़ने का अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ बुक्स में माउंटेन्स के बारे में नहीं पढ़ रही थी। मैंने एक्चुअली उन्हें देखा था, वो ब्यूटीफुल अल्पाइन फॉरेस्ट, वो टॉल कॉनिफरस ट्रीज, हिमालयन लैंडस्केप्स जो हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं अबाउट टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफरस वेजिटेशंस और हिमालयन रीजन्स। इस बार मैं उन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रही थी। जब आप उन माउंटेन्स के बीच खड़े होते हो और उन लंबे लंबे पाइन और देवदार ट्रीज को देखते हो, तब रियलाइज होता है कि जियोग्राफी सिर्फ मैप्स और डायग्राम्स नहीं है, जियोग्राफी लिटरली हमारे आसपास हो रही है। एंड व्हाइल स्टार्टिंग आई वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट वन इंपॉर्टेंट थिंग। यूपीएससी प्रिपरेशन में सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं होता, एक पॉइंट के बाद यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, स्पेशली फॉर मेंस आंसर राइटिंग एंड स्ट्रेटेजी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लोग एमएमपी 2027 के बारे में सोच रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। सारथी आईएएस का एमएमपी 2027 बैच जो बेसिकली मेंस रेडी इन दिसंबर अप्रोच के साथ है, उसका लास्ट बैच रिलीज होने वाला है ऑन 17 अगस्त। बिकॉज अल्टीमेटली मेंस के लिए हमें एक पॉइंट पर रेडी होना ही है। ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन जनवरी तक एक्सटेंड हो सकती है, बट उसके बाद टाइम बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो अगर आप अभी से मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो और किसी प्रॉपर गाइडेंस या स्ट्रक्चर कोर्स की हेल्प लेना चाहते हो, तो आप सारथी आईएएस के एमएमपी प्लस कोर्स को चेक कर सकते हो। मुझे तो लगता है मेंस प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और एक प्रॉपर इवैल्यूएशन सिस्टम। और इसी चीज पर ये कोर्स फोकस करता है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती है जहाँ एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स गाइड करते हैं। फैकल्टी के बारे में तो हम सब जानते ही है कितने अमेजिंग टीचर्स है। कोर्स में एथिक्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, लॉज, वैल्यू एडिशन और मेंस ओरिएंटेड अप्रोच पर फोकस किया जाता है। और इनका राइट स्मार्ट फीचर तो बहुत अमेजिंग है। आपको डिफरेंट प्लान्स मिलते हैं, जैसे प्रो प्लान, प्लस प्लान और प्राइम प्लान। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड ORA10 यूज कर लेना। पे मैं चैप्टर जो है ड्रेनेज सिस्टम कर रही थी ज्योग्राफी का, और उसी का मैं नोट्स बना रही थी। एकदम स्मॉल नोट्स बनाती हूँ मैं, क्योंकि मेरा बहुत टाइम ये रिविजन हो चुका है, इसीलिए। अच्छा हाँ, एक और बात बतानी थी, मैंने अपने सोलो शिमला ट्रिप का कंप्लीट व्लॉग भी बनाया है, जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस, जो प्लेसेस मैंने एक्सप्लोर किया है और पूरा जर्नी शेयर किया है। सो अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरा सोलो ट्रिप व्लॉग इस चैनल मामून वर्स पर देख सकते हो। एंड नाउ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में मेंशन किया था, दैट इज अबाउट द पीवाईक्यू बुक गिव अवे। मैंने बोला था कि मैं एक पीवाईक्यू बुक गिव अवे करूंगी एंड फाइनली मुझे यूट्यूब पर सारे मैसेजेस मिल गए हैं। अब क्योंकि मैं ये पहली बार कर रही हूँ तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि आप लोगों से प्रॉपरली कैसे कनेक्ट करना है। सो अगर आप दिल्ली में हो तो एक बार इस वीडियो में कमेंट कर देना आप दिल्ली में कौन सी जगह में हो, आपका एड्रेस क्या है और आपको बुक क्यों चाहिए। लास्ट एक बार मेरे लिए बस बोल देना मुझे, और मुझे ईमेल एड्रेस भी सेंड कर देना ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ। यूट्यूब में अगर कंफर्टेबल नहीं हो अपना ईमेल एड्रेस शेयर करने में तो टेलीग्राम में कर देना। तो यहाँ पे मैं अपने लिए अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो मैं स्वीट कॉर्न बॉईल कर रही थी अगारो के इस मल्टी कुक केटल में। ऑनेस्टली ये काफी कन्वीनियंट है, स्पेशली अगर आप हॉस्टल में रहते हो या आपके पास प्रॉपर किचन सेटअप नहीं है। बस इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करो एंड यू कैन इजिली बॉयल, कुक और वार्म योर फूड। इसमें आप एग्स, नूडल्स, सूप, पास्ता और ऐसे क्विक मील्स इजीली बना सकते हो। तो मेरा हेल्दी वेजिटेबल्स लोडेड स्वीट कॉर्न्स रेडी था। तो ये ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बैठ गई थी अपना करंट अफेयर्स का सेशन लगाने। यहाँ पे मैं हिंदी एनालिसिस का वीडियो देख रही थी। आज न्यूज में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था, सोलर एक्लिप्स। 12 अगस्त को सोलर एक्लिप्स ऑब्जर्व किया गया था एंड इट वाज अ रिमाइंडर ऑफ हाउ फैसिनेटिंग और यूनिवर्स एक्चुअली है। साइंटिफिकली सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मून अर्थ और सन के बीच आ जाता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए सन की लाइट अर्थ तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती। एस्ट्रोनॉमी
के पर्सपेक्टिव से ना एक्लिप्स हमें सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट, देयर अलाइनमेंट और स्पेस के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझाने का अपॉर्चुनिटी देते हैं। और हिस्ट्री में भी सोलर एक्लिप्स का काफी इंपॉर्टेंस रहा है, क्योंकि एंशियंट सिविलाइजेशन भी इन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को ऑब्जर्व करती थी और इनके बेसिस पर कैलकुलेशंस डेवलप करती थी। एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट मुझे लगता है कि ऐसे टॉपिक सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं होते, इनका कनेक्शन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और करंट अफेयर्स से भी होता है। ये ना मोगरे का फूल है जो खिला है एकदम, और इतना ज्यादा खुशबू छोड़ता है ना ये। मुझे फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा फ्लावर्स के ही प्लांट्स यहाँ पे लगाए हैं, जैसे कि हैबिस्कस हो गया, फिर मोगरे की फूल हो गई, और ये सदाबहार के फूल भी है। बहुत अच्छा लगता है मुझे अपना बैल्कनी साइड। ये दोपहर का टाइम था और अचानक से मौसम इतना ज्यादा अच्छा हो गया था ना, ऐसा लग रहा था कि बारिश आने वाली है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग माई करंट अफेयर्स आई पिक्ड अप माई IR book because nowadays I have started focusing more on international relations. Along with IR, I am also planning to start my ethics preparation soon. By the way, I wanted to ask you guys, those who have started ethics, what resources are you following? I already have my own notes and some resources, but I just wanted to know what you all are using for ethics preparation and whether you have started it or not. Now, coming back to IR, today I was reading about Belt and Road initiatives और इंडिया क्यों इसके अपोज्ड में है। सब कुछ काफी डिटेल में लिखा गया था इस बुक पे। एंड ऑनेस्टली IR इज सच एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिकॉज देयर आर ऑलवेज मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। एक ही टॉपिक को आप डिफरेंट कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर सकते हो। देखो, हम सबको ही पता है IR में ना करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो करंट इवेंट्स को एनालाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ब्रेक्स, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अलायंसेस और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक आइडिया ही नहीं है तो आप करंट सिचुएशन को डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। आंसर राइटिंग में भी पहले आपको प्रॉपर बैकग्राउंड देना होता है, एक डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन या रिलेवेंट इवेंट के थ्रू कॉन्टेक्स्ट सेट करना होता है। उसके बाद ही आप करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड डिस्कस कर सकते हो, राइट। और आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे पूछते हो मैं कौन सा बुक पढ़ती हूँ, तो मैं इंटरनेशनल रिलेशन का ये बुक पढ़ती हूँ बाय पवनीत सिंह। मैग्रो हिल का ये बुक है और इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से लिखा गया है। और ये कोई ना प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप लोग बार बार पूछते हो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो IR के लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करना और करंट अफेयर्स के साथ कंटिन्यूअसली अपडेट रखना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद ये शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे भाग रही हूँ क्योंकि मुझे बैल्कनी से कॉटन कैंडी वाले अंकल दिख गए थे, तो मैं उन्हीं को ढूंढ रही थी और इस गली से वो निकल के दूसरी गली जा चुके थे, तो मैं फिर से भाग भाग के गई। कोई मुझे देख के बोलेगा कि मैं इतनी बड़ी लड़की हो गई हूँ, बट मेरे अंदर का बचपन अभी भी जिंदा है और शायद वो कभी शांत होने वाला ही नहीं है। फिर मैंने ये कॉटन कैंडी लिया अंकल से, उसको एंजॉय किया बिकॉज समटाइम्स दीज लिटिल मोमेंट्स आर व्हाट मेक अ नॉर्मल डे स्पेशल। एंड इसी स्वीट नोट के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, यूपीएससी की जर्नी में सीरियस रहना जरूरी है, लेकिन अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि खुश रहकर की गई मेहनत सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म चलती है। ओके, बाय।